हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड इन लाहौर सेशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. Before beginning this movement, Gandhi ji put up various demands in front of the British government. तो जब लाहौर सेशन हुआ था जहाँ पे नेहरू रिपोर्ट की बात की गई थी और जहाँ पे कंप्लीट पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, इसके बाद ये डिसाइड हुआ लाहौर सेशन में कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमें ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड पूरी नहीं करवानी, अब हमें ब्रिटिशर्स के आगे झुकना नहीं है। अब हमें चाहिए कि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से कम्प्लीटली निकल जाएं, हमें ब्रिटिशर्स ही नहीं चाहिए अपने कंट्री में। ये डिमांड स्टार्ट कर दी थी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने। और जैसे ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात आई लाहौर सेशन के बाद, तो महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब था कि अब किसी तरीके से भी हम ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, हर लॉ को डिसओबे करेंगे। ये इस मूवमेंट का मेन मेथड था। तो ये मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने बहुत सारी डिमांड्स थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी। One of the important demand was to cancel the salt tax and monopoly of British government for manufacture of salt. But because the demands of Gandhiji were rejected by the government, he decided to launch satyagrah all over India by breaking the salt tax. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी कि आप सॉल्ट फॉर्मेशन में, सॉल्ट बनाने में जो टैक्स लेते हो वो कैंसिल कर दो। मतलब जिसे भी सॉल्ट बनाना रहता था उसे कुछ टैक्स पे करना पड़ता था। तो गांधी जी का कहना था आप सबसे पहले वो टैक्स हटाओ और उसके बाद आपकी जो मोनोपोली है, आपका जो पावर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट पे, कि आप लोकल पीपल को सॉल्ट बनाने नहीं देते और अपने अंडर सारी फैक्ट्रीज रखी हुई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, आप उसे हटाओ, आपकी मोनोपोली मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट से हटाओ। पर क्योंकि ये गांधी जी की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने डिसाइड किया सत्याग्रह लॉन्च करना अब पूरे इंडिया में। मतलब गांधी जी ने पहले ही ब्रिटिशर्स को वार्निंग दे रखी थी कि यदि आप लोग हमारी डिमांड्स नहीं पूरी करोगे तो जल्दी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। मतलब अब सत्याग्रह ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करने की बात डिसाइड हो गई। Salt is an important ingredient in food of common people. Hence, it was unjust to impose tax on an essential commodity like salt. Therefore, Gandhiji started the Salt Satyagrah. Salt Satyagrah was symbolic. The extensive objective behind it was to break the oppressive and unjust laws of the British government through peace and satyagrah. सॉल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था हर कॉमन आदमी के खाने का, और इसीलिए ये बहुत ही गलत था कि सॉल्ट जैसी एसेंशियल कमोडिटी जो रोज़ के खाने में लगती है, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो सॉल्ट यूज़ ना करता हो। जितने भी पुअरर से पुअरर पीपल हैं उनसे लेके रिच से रिचर लोग यूज़ करते थे सॉल्ट। तो इसीलिए बहुत एसेंशियल कमोडिटी थी और इस पर टैक्स लगाना बहुत ही गलत था। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। सॉल्ट सत्याग्रह एक सिंबल था। किस चीज़ का सिंबल था? इस चीज़ का सिंबल था कि अब ब्रिटिशर्स का जो भी ऑपरेशन है, जो भी टॉर्चर है और जो भी अनजस्ट, जो भी गलत लॉ है, जो भी इनजस्टिस है, वो सब हम ख़त्म करेंगे शांति से और सत्याग्रह से। Gandhi ji chose Dandi, a seashore in Gujarat, to begin the salt satyagrah. On 12th March 1930, Gandhi ji set out from Sabarmati Ashram with 78 followers for launching the salt satyagrah. A distance of approximately 385 kilometers was covered on foot, and Gandhi ji delivered speeches in the villages on the way. गांधी जी ने डांडी, जो कि एक सी शोर था, सी शोर मतलब हम कह सकते हैं बीच जैसी जगह थी, उसे चूज़ किया जो कि गुजरात में था, अपना सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए। ऑन द 12th March 1930 गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करने।
वहाँ पे उनके साथ उनके 78 फॉलोअर्स थे और वहाँ से उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया। उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 385 किलोमीटर चलकर जाना था और इस रास्ते में चलते चलते गांधी जी अलग अलग विलेजेस में रुके और वहाँ पे स्पीचेस दिए इंडिया के नेशनल मूवमेंट के बारे में। थ्रू द स्पीचेस गांधी जी अपील टू द पीपल टू बी fearless एंड ज्वाइन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी ने इन स्पीचेस के द्वारा लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि आप बिल्कुल भी मत डरो, आप बिल्कुल भी पीछे मत हटो और हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन करो। ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस मैसेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट spread everywhere and a favorable atmosphere was created. On 5th of April 1930, Gandhi ji reached Dandi. और जो भी स्पीचेस गांधी जी ने अलग अलग विलेजेस में लोगों को दिए थे, इसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश में हर जगह फैल गया और एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर था। फेवरेबल एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, लोग भी दांडी मार्च का पार्ट बनना चाहते थे और गांधी जी की हेल्प करना चाहते थे अपने नेशन के लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था लोगों की तरफ से। और 5 अप्रैल 1930 को फाइनली गांधी जी दांडी पहुंचे। On 6th of April, Gandhi ji broke the Salt Act by picking up the salt laying on the seashore of Dandi, and the civil disobedience movement started all over the country. 6th of April को गांधी जी ने जो सॉल्ट एक्ट था वो ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? उन्होंने सी शोर में जाके वहाँ पे सॉल्ट बनाया एंड वहाँ से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ द कंट्री स्टार्ट हुआ। नाउ कमिंग टू द पेशावर सत्याग्रह। इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, खान अब्दुल गफर खान वॉज द मोस्ट लॉयल फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. He was also known as Frontier Gandhi. He had founded the organization called खुदा-ई-खिदमतगर. तो सेकंड हम पढ़ेंगे पेशावर के सत्याग्रह के बारे में। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर था वहाँ पे खान अब्दुल गफर खान थे जो कि गांधी जी के एक लॉयल फॉलोअर थे, जो कम्प्लीटली गांधी जी को डेडिकेटेड थे और उन्हें इसलिए फ्रंटायर गांधी भी कहा जाता था। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था जो था खुदा-ई-खिदमतगर. On 23rd April 1930, he started Satyagrah at Peshawar. The town was in the hands of the Satyagrahis nearly for a week. The British government gave orders to the Garhwal Regiment to carry out open firing on the Satyagrahis, but Chandra Singh Thakur, an officer of Garhwal Regiment, refused to open fire. और 23rd अप्रैल 1980 को क्या हुआ कि खान अब्दुल गफर खान ने सत्याग्रह स्टार्ट किया पेशावर में। अब जो पेशावर टाउन था वो लगभग एक वीक के लिए सत्याग्रहीज के पास ही था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये पता चला तो उन्होंने ऑर्डर दिया गढ़वाल रेजिमेंट के ऑफिसर्स को कि आप सत्याग्रहीज के ऊपर ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन चंद्र सिंह ठाकुर जो कि एक ऑफिसर थे, हेड ऑफिसर थे गढ़वाल रेजिमेंट के, उन्होंने ओपन फायर करने से रिफ्यूज़ कर दिया। ही वॉज कोर्ट मार्टियल्ड एंड वॉज गिवन अ सिवियर पनिशमेंट। और क्योंकि चंद्र सिंह ठाकुर ने ओपन फायरिंग के लिए मना कर दिया तो उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, उन पे केस चलाया गया और उन्हें सीवियर पनिशमेंट दिया गया। बहुत ही बदतर पनिशमेंट उन्हें, बहुत ही ख़राब पनिशमेंट उन्हें दी गई। The British government found itself in a difficult situation due to the Satyagrah launched by Mahatma Gandhi. On 4th of May 1930, Gandhi ji was arrested. Suppressive measures were undertaken all over the country. There was protest all over the country due to arrest of Mahatma Gandhi. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पाया कि पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं सत्याग्रह हो रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट हार चुकी थी लोगों से। इतने लोगों को एक साथ रोकना इम्पॉसिबल था, इसीलिए उन लोगों ने 4th अप्रैल 1930 को में गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया बिकॉज ही वॉज लीडर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सो कैप्चरिंग हिम मीन्स स्टॉपिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और ब्रिंगिंग अ प्रॉब्लम इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. आपने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जब भी लीडर नहीं रहते थे, कोई भी वॉर होता था और वहाँ पे यदि लीडर की डेथ हो जाती थी
तो 50% तो लोग ऐसे ही हार जाते थे। तो यही सोचकर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और सप्रेसिव मेजर्स कहीं ना कहीं सत्याग्रही को डराने धमकाने के लिए, उनकी जो पावर है उसे दबाने के लिए बहुत सारी एक्शंस लिए गए। और गांधी जी के अरेस्ट के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लग गया गांधी जी के सपोर्ट पे। सोलापुर सत्याग्रह। The mill workers were in the forefront in Solapur Satyagrah. On 6th of May 1930, हड़ताल was observed in शोलापुर। और शोलापुर में जितने भी मिल वर्कर्स थे, मिल में काम करने वाले थे, वो सब ने शोलापुर सत्याग्रह में सपोर्ट किया। 6 मई 1930 में शोलापुर सत्याग्रह स्टार्ट हुआ हड़ताल से, स्ट्राइक पे बैठ गए जितने भी मिल वर्कर्स थे। अ ह्यूज प्रोसेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन शोलापुर। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स गेव ऑर्डर्स ऑफ फायरिंग ऑन द प्रोसेशन। और वहाँ पे प्रोसेशन निकाला गया। आपने आपने नॉर्मल लैंग्वेज में रैली सुनी होगी, रैली जैसा ही होता है प्रोसेशन। तो प्रोसेशन निकाला गया पूरी डिस्ट्रिक्ट पे ब्रिटिशर्स के प्रोटेस्ट के लिए। ब्रिटिशर्स तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने ऑर्डर दिए कि जितने भी सत्याग्रही हैं शोलापुर डिस्ट्रिक्ट के, उन सबको उन पे फायरिंग की जाए, गोलीबारी की जाए। Many volunteers along with Shankar Shivdare died in the firing. As a result, people started attacking police stations, railway station, courts, municipal buildings, etc. The government declared martial law and the agitation was suppressed. और बहुत सारे वॉल्टियर्स थे जैसे शंकर शिवदरे, इन सब की इस फायरिंग में डेथ हो गई। इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा ही वॉयलेंट हो गए और पुलिस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, कोर्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, जो भी गवर्नमेंट के रेसिडेंस की जगह थी, उन्हें अटैक करने लगे। और इसके बाद गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ अपना डिक्लेयर किया कि किसी को भी अरेस्ट कर लेना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर्स यूज़ किए उन्हें सप्रेस करने के लिए, और उन्हें सप्रेस कर लिया। Those who took lead in this movement such as Malappa Dhan Shetty, Shri Krishna Sarda, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे वर हैंग टू डेथ। आप सोचिए जितने भी लीडर्स थे यहाँ के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी लीडर्स ने सत्याग्रह किया, जैसे कि मलप्पा धन शेट्टी, श्री कृष्णा सरदा, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे, इन सब को फांसी में चढ़ा दिया गया। इतने सप्रेसिव मेजर्स यूज़ किए जा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं ने फांसी में चढ़ाने का रीज़न ये भी था कि बाकी लोगों को डराना, ताकि दूसरे हिम्मत ना करे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी तरह का भी प्रोसेशन निकालने के लिए। धरासना सत्याग्रह। The satyagraha at Dharasana in Gujarat was led by Sarojini Naidu. The police lathi charge on the satyagrahis who came forward to break the SALT Act. The satyagrahis silently tolerated the blows of the lathi. अब जो धरासना डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, वहाँ पे सत्याग्रह हुआ था, उसे लेड किया था सरोजिनी नायडू ने, उसकी लीडर थी सरोजिनी नायडू। वहाँ पे भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया सत्याग्रही पे जिन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, लेकिन सत्याग्रही वहाँ के शांत रहे और जितनी भी लाठी उन्हें पड़ती रही उतनी वो सहते गए। When they were taken away for medical aid, another branch of सत्याग्रहीज came forward to replace them. और जब जिन लोगों को चोट लग गई थी, जो लोग इंजर हो गए थे, वो लोगों को ठीक करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए दूसरी जगह ले जाया गया। उस समय उनके बदले उतने ही सत्याग्रही आकर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। This continued endlessly. In Maharashtra, salt satyagraha took place at Vadla, Malwan and Shiroda. और ये कंटिन्यूसली चलता रहा। जितने भी पुलिसमैन थे वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहे, लाठीचार्ज करते रहे, और लोग इंजर भी होते रहे। और वो फिर जब भी मेडिकल हेल्प के लिए जाते, कोई दूसरा ग्रुप आकर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग जाता। तो ये कंटिन्यूसली चल रहा था। महाराष्ट्र में सॉल्ट सत्याग्रह वादला, मलवान, शिरोडा, इन जगहों पे हो रहा था। Where there was no salt pans, the forest laws were broken. There were jungle satyagraha at Bilashi, Sangmanar, Kalawan, Chirnar and Pusad in Maharashtra. The tribal people also took part in the satyagraha in large numbers. और जिन जगहों में सॉल्ट टैक्स
का कोई मतलब ऐसा रूल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सी ही नहीं था, तो सॉल्ट टैक्स की तो बात ही नहीं आती। ऐसी जगहों में फॉरेस्ट लॉज तोड़े गए थे, जंगल्स में जाकर सत्याग्रह किया गया था, जंगल सत्याग्रह, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में। और जो ट्राइबल लोग थे वो लोग भी सत्याग्रह का पार्ट हुए थे लार्ज नंबर पे। नाउ कमिंग टू सेक्रीफाइस ऑफ Babu Genu. In Mumbai, there was agitation against foreign goods. The vehicles transporting foreign goods were obstructed. Babu Genu Said, a mill worker from Mumbai, was in the forefront in this movement. अब मुंबई में भी फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल ही रहा था। जो भी गाड़ियां आ रही थी फॉरेन गुड्स कैरी किए हुए, उन्हें रोका जा रहा था। और बाबू गेनू सायद, जो कि एक मिल वर्कर थे मुंबई के, वो इस मूवमेंट के लीडर थे, वो लेड कर रहे थे इस मूवमेंट को। अ ट्रक कैरिंग फॉरेन गुड्स सेफ गार्डेड बाय द पुलिस केम इन फ्रंट ऑफ बाबू गेनू। टू स्टॉप द ट्रक ही लाइट डाउन ऑन द रोड। Police threatened him, but he did not move from this place. Finally, he was crushed under the truck. Babu Genu gained martyrdom. अब हुआ क्या कि जितनी भी ट्रक्स आ रही थी उसे उसे बाबू गेनू एंड उनके जितने भी सपोर्टर्स थे सब रोक रहे थे। अब एक ट्रक आई जो फॉरेन गुड्स जिसमें थे, और उस ट्रक में एक ब्रिटिशर्स का पुलिसमैन भी था। अब उसके सामने बाबू गेनू आ गए, और उनका कहना था कि आप ये ट्रक पास नहीं कर सकते, और इसीलिए वो ट्रक के सामने सो गए। अब जो जो पुलिसमैन उस ट्रक में बैठा था उसने पहले उन्हें थ्रेटन किया कि मैं ट्रक चला दूंगा, पर वो नहीं हटे, और फाइनली उनके ऊपर ट्रक चला दी गई एंड उनकी डेथ हो गई। दिस सेक्रीफाइस ऑफ बाबू गेनू गेव इंस्पिरेशन टू द नेशनल मूवमेंट। और ये जो सेक्रीफाइस किया था बाबू गेनू ने, ये बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन था लोगों के लिए कि कैसे अपने देश के लिए लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डजेंट मैटर उन्हें अपनी लाइफ देनी पड़ रही है, बट स्टिल दे आर प्रोटेस्टिंग। नाउ फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फीचर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। All the movements till now were limited only to urban areas, but this movement became a national-wide movement. People from rural areas registered their participation. पूरे देश में जितने भी मूवमेंट हो रहे थे वो सारे अर्बन एरियाज़ में ही हो रहे थे। हमने पहले भी पढ़ा है, जो भी वेस्टर्न कल्चर के लोग थे, वेस्टर्न एजुकेशन से लिए हुए लिटरेट लोग थे, वो लोग ही नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन रहे थे। पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक ऐसा था जहाँ पे हर किसी ने पार्ट लिया था, अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, हर कहीं के लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन लार्ज नंबर। कस्तूरा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता लेड द सत्याग्रह। और बहुत सारी वुमेन्स भी थी जहाँ यहाँ पे जिनके नाम दिए हुए हैं, इन सब ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया था। This movement was based on complete non-violence. The British government was trying to greatly suppress the movement, but the people protested unarmed. Due to this, the Indian people became fearless. और ये जो मूवमेंट था ये कंप्लीट नॉन वायलेंस मूवमेंट था, अहिंसा मूवमेंट था, किसी तरह की भी हिंसा लोगों को नहीं करनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को सप्रेस करने की, टॉर्चर करने की, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहे थे क्योंकि कुछ भी करे ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोग अपना प्रोटेस्ट नहीं रोक रहे थे, चाहे उन्हें मारा जाए, उन्हें ट्रक के नीचे क्रश कर दिया जाए, डजेंट मैटर। और इसके कारण इंडियंस भी धीरे धीरे बहुत ही फेयरलेस, निडर होते जा रहे थे। उनके मन से ब्रिटिशर्स का डर पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था। नाउ कमिंग टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन द ओपिनियन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Ramsay MacDonald, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. For this purpose, he organized a conference at London. तो उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो उनका कहना था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं इंडिया के, उनका भी डिस्कशन किया जाए। फॉर this purpose, he organized a conference at London. This conference is known as Round Table Conference. In the period of 1930 to 32, 3 Round Table Conference were organized. और यही सारे मैटर्स में डिस्कस करने के लिए अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए गए लंदन में।
और 1930 से लेकर 32 पीरियड के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे जिन्हें कंडक्ट करवाया गया. कमिंग टू फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, Ramsay MacDonald was the chairman of the Round Table Conference. Representative of England and India participated in the conference. These included Dr. Baba Sahib Ambedkar, Sir Tej Bahadur Sapru, Barrister Jinnah, etc. In the conference, there was discussion on various topics such as responsible government at central level, establishment of federal state in India, etc. अब सबसे पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके चेयरमैन थे रैमसे मैकडोनल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ ब्रिटेन. और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारे इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे. इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सर तेज बहादुर सप्री थे, बैरिस्टर जिन्हा थे. और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कशन चल रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल में कैसी होनी चाहिए, फेडरल स्टेट इन इंडिया. फेडरल स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट्स बनाने चाहिए जहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट होगी, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होगी. इन सब टॉपिक्स में डिस्कशन चल रहा था. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस. हाउएवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन इट. तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इंडिया की थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था. प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे अलग अलग उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ बॉडी दैट रिप्रेजेंटेड द कंट्री. विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन द डेलिब्रेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज इंडीड मीनिंगलेस. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की जो लगभग इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, जो लगभग अलग अलग मूवमेंट्स इंडिया में कंडक्ट करा रही थी. तो उनका पार्टिसिपेट करना, उनके डिबेट्स, उनके थॉट्स सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. गांधी आयरन पैक्ट. The British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second roundtable conference. In view of the appeal made by the Prime Minister, the Viceroy released Mahatma Gandhi and other leaders from prison. Thus, a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issues freely. अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था और वो चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें. और इसीलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये ऑर्डर किया कि वाइस रॉय जो थे इंडिया के उस समय वो महात्मा गांधी और दूसरे लीडर्स को प्रिजन से रिलीज़ कर दें ताकि हमारी कंट्री में एक एक्सेप्टेबल एटमॉस्फेयर बन पाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन पाए और कांग्रेस से मिलकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस भी किए जा सके. अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइस रॉय Irwin, which is known as Gandhi-Irwin Pact. According to this pact, the British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution. और एक पैक्ट, हम कह सकते हैं ट्रीटी जैसा साइन हुआ गांधी और वाइसरॉय आयरविन के बीच, जिसे गांधी आयरविन पैक्ट कहा जाता है. इस पैक्ट के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एश्योरिटी दी कि अब हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लॉन्च करेंगे. मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे जो लोगों की हेल्प करेगी, ऐसा. Consequently, Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the round table conference. और कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे विथड्रू कर दिया, उसे स्टॉप कर दिया और अग्री हो गई कि हाँ हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, अटेंड करेंगे और वहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, बस आप हमारी डिमांड्स पूरी करो. नाउ कमिंग टू सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था. In 1931, the second roundtable conference was organized. Mahatma Gandhi attended this conference as a representative of Indian National Congress. Along with Indian National Congress, representatives of various caste and communities, political parties, as well as princely states were invited. अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ था 1931 में.
महात्मा गांधी ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारे दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे अलग अलग कास्ट के, कम्युनिटीज़ के, इंडिया से, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और अलग अलग पार्टी के लीडर्स और अलग अलग प्रिंसली स्टेट के रूलर्स, इन सारे लोगों को भी इस कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया था। The government put forth the issue of minorities in the round table conference. There were differences regarding this issue and also regarding the nature of the prospective federal constitution. Gandhi tried to bring unanimity in the opinion but was unsuccessful. Finally, Gandhi ji became disappointed and returned back to India. अब जो गवर्नमेंट थी वो इश्यूज रख रही थी माइनॉरिटीज़ की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मतलब जिन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए थी उन टॉपिक्स से ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स पे बात की जा रही थी जहाँ पे लोगों के बीच में झगड़ा हो, या वहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सके, कोई भी बात वहाँ फाइनल की नहीं जा सके। और ये जो इशू था माइनॉरिटीज़ का, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे भी माइनॉरिटीज़ में जो आते हैं, जैसे मुस्लिम्स आते हैं और लोअर कास्ट के बहुत सारे लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो ये लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं लोग, उस मतलब आई मीन टू से उस समय आते थे, जो उस समय लोअर कास्ट सिस्टम था एंड जो भी सिस्टम था जिसमें माइनॉरिटी में लोग आया करते थे, ये लोगों की सोच और उस समय के जो भी अपर कास्ट के लोग थे या जो भी वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड लोग थे, इनकी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो वहाँ पे जब माइनॉरिटी की बातें डिस्कस की गई तो लोगों के डिफरेंट ओपिनियन सामने आए और वो मैच नहीं कर रहे थे। इसीलिए कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं था जो सक्सेसफुल हो, जहाँ पे एक मिलकर लोग कुछ सक्सेसफुली कह पाए। और इसीलिए गांधी जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और वो इंडिया वापस आ गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेटेड द Dalits in the Round Table Conference. He demanded separate electorates for Dalits. After the second Round Table Conference, the British Parliament Prime Minister Ramsay MacDonald declared communal awards. और वहाँ पे जो बी आर अम्बेडकर गए थे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं पूना पैक्ट में। वहाँ बी आर अम्बेडकर ने जो भी दलित्स हैं उनके तरफ से वो एज अ लीडर गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे उन्होंने ये डिमांड किया कि हम जो भी दलित्स हैं उन्हें अलग से सीट दी जाए, पार्लियामेंट में इलेक्टोरेट्स दी जाए। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए। मतलब जो भी लोअर कास्ट के लोग होंगे उन्हें अलग से सेपरेट सीट्स दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू इट, Dalits were given separate electorates. Gandhiji went on fast unto death at Yerwada jail, protesting against granting of separate electorate on the basis of caste. The leaders of Indian National Congress requested Dr. Babasaheb Ambedkar to reconsider the demand for separate electorates. Keeping in mind the interest of nation, Dr. Ambedkar was ready to accept this request. और गांधी जी को जब ये चीज़ मालूम चली कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें कम्युनल अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है, तो गांधी जी फास्ट में बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चीज़ से हमारे कंट्री में और ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। इसलिए वो चाहते थे ऐसा ना हो, और वो फास्ट पे बैठ गए एज अ प्रोटेस्ट येरवड़ा जेल में। और जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप जाकर कहिए कि आप लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अगेन डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक गेम ही था जो चल रहा था। तो इस चीज़ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अग्री हो गए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो रिक्वेस्ट थी। In 1932, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साइंड द फेमस पूना पैक्ट। और 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वॉज कैंसल्ड एंड अ प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट्स वॉज मेड। और ये जो पूना पैक्ट साइन हुआ था, इसके हिसाब से जो अलग से इलेक्टोरेट्स मिल रहे थे दलित्स को, वो कैंसिल किए गए
और ये चीज़ लाई गई कि अब रिज़र्व सीट्स रखी जाएगी, मतलब कुछ सीट्स को फिक्स कर दिया जाएगा कि हाँ ये रिज़र्व्ड है, ये जितने भी दलित्स हैं उनको ही मिलेगी, उनके लिए सेपरेट जो इलेक्टोरेट का सिस्टम था वो कैंसिल कर दिया गया। नाउ कमिंग टू थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1932, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was organized in England. The Indian National Congress boycotted the conference, thus this conference proved to be futile. और नवंबर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया इंग्लैंड में, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे कम्प्लीटली बॉयकॉट किया और ये कांग्रेस फेल हुआ और ये कॉन्फ्रेंस फेल हुआ। नाउ सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकेंड फेज क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? Gandhiji returned to India from the second roundtable conference with a dejected mind. He decided to restart the civil disobedience movement. Gandhiji was immediately arrested, hence there was discontent among the people. अब गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया आए तो उनका बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड थे वो, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हम ब्रिटिशर्स की कोई बात नहीं सुनने वाले, और अब सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने को डिसाइड किया गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी के इंडिया आते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और इस कारण से लोग अगेन ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट आ गया लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा ही चिढ़ने लगे लोग, एंड फिर अगेन हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। Government responded to this movement by using inhuman, oppressive methods. There was strangling of civic rights everywhere. The Indian National Congress and its associated institutions were declared illegal. Restrictions were levied on national newspapers and literature. और गवर्नमेंट ने भी जो लोग प्रोटेस्ट करने लगे इसके अगेंस्ट बहुत ही इनह्यूमन मेथड्स यूज़ किए, जैसे जितने भी राइट्स थे लोगों के, सिविल राइट्स थे, वो सारे लोगों से छीन लिए, उनका गला घोट दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर या लिटरेचर बुक्स वगैरह थी उन्हें भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ऐसे न्यूज़पेपर अब नहीं छापे जाएंगे और ना ही ऐसे लिटरेचर अब लिखे जाएंगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। Finally, in April 1934, Gandhiji withdrew the movement and the historic phase of civil disobedience movement came to an end. और फाइनली 1934 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टॉप हुआ। उस दिन के बाद से वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।